हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था काइनेमेटिक्स, जिसमें हम लोग जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है क्वांटिटीज़ के बारे में वो हम लोग जान चुके हैं। जो लास्ट क्लास में मैं बात कर रहा था वो आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। हम लोग याद होगा कि हम लोग देखे थे पोजीशन ऑन अ लाइन। मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देता हूं ताकि हम लोग आगे फिर से आगे बढ़ेंगे। ये एक मैप है जो रियल लाइफ का है। जानबूझ के मैं इस तरह का चीज़ें लिया हूं और हमें बताना होता है पोजीशन बताने के लिए आप देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसा बात हो चुका है, ओरिजिन हम लोग इसीलिए रेफरेंस मानते हैं। एक रेफरेंस पॉइंट का मानना होता है, जैसे अक्सर हम लोग ओरिजिन मानते हैं। हमें वहां से किसी चीज का डिस्टेंस बताना होता है और साथ में डायरेक्शन के नाम पर लाइन रेफरेंस लेकर एंगल बताना होता है। फिर सुनो मेरी बात ध्यान से, दो रेफरेंस मानते हैं दुनिया में पोजीशन बताने के लिए। एक पॉइंट रेफरेंस ताकि हम लोग किसी चीज को डिस्टेंस से बता सकें कि यहां से इतनी दूरी पर है, पर किधर की तरफ दूरी पर है उसके लिए डायरेक्शन के नाम पे लाइन रेफरेंस लेके हम लोग एंगल बताते हैं। लाइन रेफरेंस चाहे वो x से y की तरफ इतना एंगल हो, देखेंगे आगे आएगा, बस इंफॉर्मेशन। और फिर दूरी बताते हैं ना कि दिल्ली कितना दूर है, तो यहां से तो ये पॉइंट है। अच्छा, इधर की तरफ ईस्ट से 30 डिग्री पे दिस ईस्ट लाइन डायरेक्शन के लिए रेफरेंस एंड दिस मच एंगल। ओके, सो ये पोजीशन के बारे में है। मैं थोड़ा सा अच्छा बात हो चुकी है उसको मैं याद दिला रहा हूं। हाँ, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑन अ लाइन, मतलब किसी लाइन के लॉन्ग यदि डिस्प्लेसमेंट बताना है तो स्ट्रेट डिस्टेंस होता है किसी रेफरेंस पॉइंट से, और वही किसी रेफरेंस पॉइंट में पोजीशन बिल्कुल एग्जैक्टली वही होता है जहां पे इनिशियल होता है, मतलब इनिशियल टू फाइनल। ये हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑन अ लाइन बोलते हैं। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे। डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ी बहुत, डिफाइंड एज अ चेंज इन पोजीशन। जो पोजीशन डिफाइन किए थे उसमें आप कहीं भी हो सकते हैं, इनिशियली फाइनली कैसे भी जाके दूसरी जगह हो सकते हैं, तो वो चेंज इन पोजीशन ये बात हो चुकी है, आप लोग देखे होंगे। इसी को मैं SF माइनस SI लिखा था, अभी XF माइनस XI है, RF माइनस RI होता है, तो कहा था सिंबल पे मत जाइएगा। मीटर होता है SI यूनिट, ये डिस्टेंस से अलग होता है। याद होगा मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था तो आप लोग जवाब दिए थे हाँ कभी बराबर हो सकता है। मैं कहा था कभी बराबर नहीं होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। तो हमें लगता है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एवरेज वेलोसिटी के बारे में याद होगा, मैं कहा था कि दुनिया में अक्सर चीजें बड़ा चेंज बाई बड़ा चेंज से डिफाइन है। 80% 80% चीजें समथिंग एज अ होल बाई समथिंग एज अ होल, चाहे वो करेंट हो, पावर हो, फोर्स हो, बात हो चुकी है, वो मैं बस याद दिला रहा हूं। लेकिन इंस्टैंटेनियस कुछ और नहीं बल्कि किसी छोटे के लिए एवरेज गिव्स नो डिटेल अबाउट द मोशन, मतलब कैसे कैसे क्या हुआ वो डिटेल नहीं देता। याद होगा शायद आप लोगों को जब मैं लखनऊ से दिल्ली जाने की बात किया था। गिव्स द रिजल्ट ऑफ द मोशन, ये कहता है कि यहां से यहां हो गया है, ये रिजल्ट बताता है। इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, डिपेंड करता है, सीधा इसी पे डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट प्लस है कि माइनस है। ये बोल रहे श्याम कमल बता रहे सर ग्राफ कब पढ़ाएंगे, तो ग्राफ पढ़ा चुका हूं, अब इसमें कब पढ़ाएंगे, तो इसमें आएगा, आ ही रहा है, धीरे धीरे सब आएगा, वेट करो। इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि मैं बता रहा था। इट कैन बी इंटरप्रेटेड ग्राफिकली, स्लोप होता है, आगे आएगा। ओके, अच्छा आगे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। एक इंफॉर्मेशन छूट गया था, जो स्पीडोमीटर होता है, जो हमारे बाइक में, कार में, किसी व्हीकल में कहीं पे भी स्पीडोमीटर होता है, वो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी दुनिया में कोई मेजर कर ही नहीं सकता
मैं बता चुका हूँ वो नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड, सेकेंड रियल लाइफ में। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स एट इंस्टेंट, एट मोमेंट, दैट इज मीनिंगलेस। इसको मीनिंगफुल कैसे बनाया गया? छोटा सा इंटरवल लिया गया एंड दैट इंटरवल इज नॉट एग्जैक्ट एट अ मोमेंट। सो स्पीडोमीटर थोड़ा सा क्या बताता है? हमेशा वो एवरेज बताता है, बस वो एवरेज कितने देर का होता है? बहुत कम टाइम का होता है, dt, उस मोमेंट पर इधर आगे पीछे। तो जो स्पीडोमीटर आप गाड़ियों में देखते हैं उसे इंस्टेंटेनियस न माने, एक मोमेंट पे न माने। वो नीडल में भी इनर्शिया होता है, इधर उधर भागता भी रहता होगा, देखे होंगे। आपकी गाड़ी स्टॉप हो रही होगी तो भी वो 60 से तेजी अभी कम होके 0 बताने वाला होता है। तो वो एक पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान देना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पोजीशन और टाइम का स्लोप होता है, जो ऐसे देखो स्लोप होता है, हम लोग और डिटेल में देखेंगे। और बहुत कम टाइम का dt और बहुत कम का टाइम का dx होता है। दिस इज dx and this is dt gives what? Instantaneous velocity graphically, है ना। स्लोप हिंदी में से प्रवणता भी कहते हैं। एनीवे, हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ रही है, ये चल नहीं रहा है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। जब ये एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है जो A से B पर चलना है ना, तो जब ये चल रहा होगा तो ऐसे चल रहा होगा, देखो ऐसे चल रहा होगा ना। आप लोगों को मैं क्या बताना चाहता हूं, जब हमारे पास बड़े बड़े स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट होते हैं, फोकस करो मेरी बात पे, बड़ी बड़ी चीजें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब हमारे पास स्ट्रेट 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 डिस्प्लेसमेंट होते हैं बड़े बड़े, तो हम लोग वेक्टर सम करते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को वेक्टर की तरह ट्रीट कर लेते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब कर्व होता है ना, ऐसे कर्व होता है, तो किसी भी कर्व में, मेरी बात ध्यान से सुनना, दुनिया का, इसके बारे में सुनो ध्यान से, इसके बारे में पहले तो इसके बारे में सुनो। दुनिया का कोई भी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जैक्ट आइडियल स्ट्रेट खींचा नहीं जा सकता, न डिवाइस, न इंस्ट्रूमेंट, न मशीन। दैट इज ट्रीटेड एज, that is every straight line segment can be treated as curve of infinite radius। मतलब जिसको स्ट्रेट लाइन सेगमेंट मानते हो उसको हम क्या कह रहे हैं? कर्व है जिसका रेडियस कितना है? इनफाइनाइट है। अर्थ को ध्यान दो एरिया के नाम पर। सो दुनिया में कोई भी कर्व एरिया का छोटा सा पार्ट प्लेन एरिया होता है, और दुनिया का कोई भी प्लेन एरिया कर्व एरिया का हम लोग उसका पार्ट मान सकते हैं जिसका इनफाइनाइट रेडियस होता है। तो स्ट्रेट लाइन को क्या मान लो? कर्व मानो। कर्व ऑफ हाउ मच रेडियस? इनफाइनाइट। और यदि कर्व है तो इसको क्या मान लो? छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट मानो। छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। आपको ये समझना पड़ेगा कितने छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स? इनफाइनाइट। आपको सरप्राइज होगा ये जान के कि हम लोग कितना भी मशीन बना ले। पता है, मैं एक बार देखा था AutoCAD कैम, जिस पे डिजाइन करते हैं चीजें। आप लोग हो सकता है इस पे काम नहीं किए होंगे अभी तक, तो शायद। मैं क्या किया मैं आपको बता रहा हूं। मैं ये किया कि मैं कमांड दिया, कहा कि उसको कमांड दिया कंप्यूटर को, जो सॉफ्टवेयर होता है। मैं कहा कि 1 मिलीमीटर रेडियस का सर्कल बनाए। बता रहा हूं हिमांशु मिश्रा,
बता रहा हूं। मैं उसे कहा कि 1 मिलीमीटर रेडियस का सर्कल बनाए, तो कंप्यूटर बना दिया। ओके, अब मैं उसको लार्ज किया, जूम किया। आपको सरप्राइज होगा जान के कि जब इसको जूम किया ना तो ये दिखा हमको रेगुलर पॉलीगन दिखा। इसका मतलब जो बना था वो छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन सिगमेंट था, वो रेगुलर पॉलीगन था, उसमें लाइन थी छोटी छोटी जो हमें सर्कल दिख रही थी। जो हमें क्या दिख रही थी? सर्कल। इसका मतलब दुनिया में जो भी सर्कल होता है वो सर्कल नहीं होता है, और रेगुलर पॉलीगन होता है। छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन, छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन, छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन, छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन, डीएस डीएस लाइन, डीएस डीएस लेंथ लाइन। इसका मतलब दुनिया में कर्व होता ही नहीं, सब स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होते हैं छोटे छोटे। और उल्टा दुनिया में स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होता ही नहीं, सब कर्व होते हैं। हाउ मच रेडियस? इनफाइनाइट। अब दिक्कत ये हो गया कि हम स्ट्रेट लाइन सेगमेंट माने किसी चीज को कि हम कर्व माने। तो सच ये है कि जहां पे जैसा तुम्हें अच्छा लगे वही मानो, सब सही है। मजेदार बात हुई। एनीवे, तो आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। सो कर्व इज नॉट कर्व, एडिशन ऑफ इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंशियल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, and any straight line segment is not a straight line segment, that is curve of how much radius of curvature, that is infinite। तो हमें जहां जरूरत होगी हम वो मानेंगे। यही फिजिक्स की और साइंस की ब्यूटी है। तो अच्छा, हाँ, जब मैं कमांड दिया कंप्यूटर पे, डिजाइन पे, छोटा सा सर्कल बनाने के लिए, तो बना तो दिया, बड़ा किया तो नजर, अरे बाप रे बाप, ये तो सर्कल है ही नहीं, ये तो कर्व है ही नहीं, ये तो रेगुलर पॉलीगन है, ये तो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का एडिशन है। और एक बार मैं ये किया कि मैं 100 साइड लेंथ का, 100 साइड लेंथ का, नंबर ऑफ साइड 100 का कहा रेगुलर पॉलीगन बनाओ। मैं कंप्यूटर को क्या कहा? रेगुलर पॉलीगन बनाओ। जब उसको मिनिमाइज किया, छोटा किया ना, तो हमको सर्कल दिखने लगा। इसका मतलब हमारे परसेप्शन रिलेटिव होते हैं। यदि बहुत दूर से अर्थ को देखा जाए, 100 लाइट ईयर्स डिस्टेंस से, तो अर्थ हमें पॉइंट दिखाई देगी, जबकि अर्थ इतनी बड़ी अर्थ है। सो इस पे डिपेंड करता है कि हम कहां से देख रहे हैं, किस स्केल से देख रहे हैं, है ना। तो ये सब रिलेटिव है, इस पे भी आप लोगों को काम करना चाहिए। तो इसका मतलब साफ है, ये जो कीड़ा चल रहा है, यदि कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आपको याद होगा वेक्टर सम करना होगा छोटा छोटा। चलो देखो तो सभी लोग, S1 डिस्प्लेसमेंट, S2 वेक्टर, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10 एंड सो ऑन। S1 वेक्टर, S2 वेक्टर, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट एंड सो ऑन। हमको लग रहा है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। छोटे छोटे वेक्टर, इसीलिए बोल रहा हूं कि वेक्टर जरूर पढ़ लो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि वेक्टर जरूर पढ़ लो। जब कीड़ा यहां पहुंचा होगा, मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इसे कहोगे डिस्प्लेसमेंट होगा। बोलो, इसे कहोगे कि नहीं कि डिस्प्लेसमेंट होगा? बोलो। कीड़ा जब यहां पहुंचा होगा तो कहोगे डिस्प्लेसमेंट ये है। जब कीड़ा यहां पहुंचा होगा तो कहोगे डिस्प्लेसमेंट ये है। जब कीड़ा यहां पहुंचा होगा तो कहोगे डिस्प्लेसमेंट ये है। और कीड़ा यहां पहुंचा होगा तो कहोगे डिस्प्लेसमेंट ये है। बात समझ में आई? बोलो, कोई दिक्कत? कनिष्का नायक का क्वेश्चन है कि सर हम किसी भी फिगर को लाइन माने कि कर्व माने, तो सुने नहीं क्या? पूरे फोकस होके सुना करो। मैं बताया था कि यही ब्यूटी है, जहां पे जैसा हमें लगेगा वैसा मानेंगे, जो अच्छा लगेगा वही मान लेंगे। बोलो कनिष्का।
जो हमें अच्छा लगेगा वही मान लेंगे। तो सोचो कितना मजेदार हो गया, मतलब जो हमें अच्छा लगेगा वही मान लेंगे, जो सहूलियत होगी, है ना। कर को छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन मान लेंगे, और कहीं पे स्ट्रेट लाइन होगा तो कह देंगे कर्व है ऑफ इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए ओके। सो अच्छा, ये इसमें चल नहीं रहा था तो मैं आप लोगों को मोबाइल से इस कीड़े को चलते हुए दिखा दे, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का। ये जो फोटो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो दिखा देते हैं। चलिए हमको लगता है कि सभी लोग समझ गए होंगे। समझ में आया आप लोगों को? बोलिए। हाँ, शाश्वत पांडे का है, इसे वेक्टर फॉर्म में जोड़ेंगे। देखो तो ये देखो, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग गिव्स व्हाट? समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग गिव्स व्हाट? इनिशियल टू फाइनल। ऐसे ही वेक्टर जुड़ता है, ऐसे ही वेक्टर जुड़ता है। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर कौन सा बुक यूज करें। यार मैं देखो दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम में मैं बुक लिखा हूँ, फिजिक्स फॉर ऑल। तो आप लोग अमेजॉन पे से मंगा सकते हैं, क्योंकि आपको अंदर वाली चीजें भी जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसको और डिटेल में लिखा हूँ, स्टोरी टाइप में, बड़ा मजा आएगा। नाम सुने होंगे आप लोग वॉल्टर लेविन का, आप लोग रिचर्ड डॉकिंस और स्टीफन हॉकिंग, ये सब बहुत कॉमन मैन तक पहुंचाए हैं। तो मैं बहुत किताबें पढ़ा और सबसे ज्यादा टाइम में मैं एक बुक लिखा हूं, फिजिक्स फॉर ऑल, और इंग्लिश में है, मजेदार है। तो आप लोग वो ले लीजिए। और उसका एक्सरसाइज इतना रिग्रस है, फ्रॉम बेसिक टू हाईएस्ट लेवल। किसी भी बुक में उस तरह का कलेक्शन नहीं मिलने वाला है। वो उसमें आई रोडो है, क्रोटो है, यूनिवर्सिटी फिजिक्स है, उसमें एच.सी. वर्मा है, उसमें डी.सी. पांडे, अरिहंत, दिस दैट, जितना भी हो सकता है उसमें, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं, और जो मैं बनाया हूं तो आप लोग उसको मंगा सकते हैं, उसको आप पढ़िए। हमको लगता है कि उससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। बाकी आप कुछ भी बनाइए, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको कोई भी बुक लेंगे सब आपसे बनेगा, तय है बिल्कुल। तो हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। और अब हमें पढ़ना है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग ये थोड़ा सा रिवीजन टाइप का था, तो चलिए जल्दी से। हाँ, उसमें एक मेरे बुक में एक खास बात ये भी है कि उसमें मेरी ही एक ऐसी बुक है इंडिया में जिसमेमें जो MIT, हार्वर्ड, कोलंबिया, प्रिंसटन, कैलटेक और स्टैनफोर्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बढ़िया, जो उस कॉलेज लेवल के जो यहाँ पे यूज होते हैं, उनको मैं सॉल्व करके डाल दिया हूँ। तो लास्ट वाला जो एक्सरसाइज है अभी तक इंडियन बुक्स में कहीं पे भी नहीं है, उसको मैं बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से सॉल्व किया हूँ। ये भी एक एडवांटेज है। मतलब इंटरनेशनल फोरम पे यदि मैं बात करूँ तो ऐसी बुक तो अभी नहीं है, और उसको रेफरेंस लेके IT के क्वेश्चन और एडवांस के जरूर बनाए जाते हैं। तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है। एनीवे, सो मैं बात कर रहा था बेसिक डिफिनीशन की और उनको अप्रोच की। तो पिछले में थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस हल्का सा किए थे। अब हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एक दो क्वेश्चन करने के बाद हम लोग डायरेक्शन सीखते हैं आज। तो जल्दी से क्वेश्चन फटाफट लिखिए। कार इज कवर्ड हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1। A car is covered half of the total distance with speed v1 and next half with speed v2. Then find average speed. Then find average speed.
देन फाइंड एवरेज स्पीड। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। हाँ, पहला मैसेज आपके लिए, पहला मैसेज आपके लिए कि हम लोगों को एक रफ ग्राफ, रफ प्लानिंग, रफ आइडिया जरूर बनाना चाहिए। क्वेश्चन छोटा है, ढेर लोगों का आ गया, लेकिन मेरा बताना इसलिए जरूरी है, इसलिए शाश्वत पांडे आपका डायमेंशनली इनकरेक्ट है, आपका उल्टा हो गया। इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी तरह की प्लानिंग से कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो पहला क्या मैसेज है आपके लिए, जनरली भरसक प्रयास करना चाहिए कि एक रफ डायग्राम आइडिया बनाना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन बना रहा हूँ ताकि आपको जनरल प्लानिंग पता चले। तो जनरल आइडिया एक हल्का सा, एक कार है जिसको d दूरी चलना है, एक कार है जिसको d दूरी चलना है, जिसमें से आधा दूरी v1 से चलना है और आधा दूरी v2 से चलना है। माना कि टोटल टाइम t है और ये t1 है। क्या हो गया यार, ये कैसे आएगा, कैसे गायब हो गया ये? माना कि ये t1 टाइम है और ये t2 टाइम है। सभी लोग मेरी बात ध्यान सुने ताकि बड़े से बड़े क्वेश्चन की प्लानिंग हो सके। शिवम कुमार v1 + v2/2 आया है, गलत है, ये नहीं है, ये नहीं होगा। प्लानिंग सीखो सभी लोग, मेरी बात ध्यान सुनो। एक रफ डायग्राम बनाएंगे, अपने से d माने हैं, अपने से t माने हैं, अपने से t1 माने हैं, अपने से t2 माने हैं। इससे ये मैसेज है कि हमें अपने से जितनी ज़रूरत है कहीं भी, पूरे फिजिक्स में, पूरे साइंस में जो ज़रूरत है आप अपने से मान लीजिए। बस वो आंसर में आना नहीं चाहिए, सब्स्टिट्यूट हो जाना चाहिए। प्लानिंग सीखो। तो कुल मैं अपने और रिजल्ट, आंसर किस में आना चाहिए, आंसर रिजल्ट फाइनल किस में आना चाहिए, जो क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है उसी में आना चाहिए। मानिए सब, जरूरी भी है मानना, पर सब्स्टिट्यूट करके केवल आंसर किस में आना चाहिए, उसमें आना चाहिए जो डेटा दिया हुआ है। ये मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि मेरा 15 सालों का एक्सपीरियंस है। मैं देखा हूँ बच्चे अपने से कुछ मान के किसी भी टर्म में बताते रहते हैं और भारी संख्या है, तो मैं सबको समझा रहा हूँ, सबके लिए इंफॉर्मेशन है, सभी लोग इसको समझें। तो ये है, तो क्लियर मैसेज, अपने से खूब मानिए, लेकिन आना नहीं चाहिए। रिजल्ट केवल इस फॉर्म में आना चाहिए जो डेटा क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, उसमें v1 v2 के अलावा कुछ नहीं दिया है। डिस्टेंस की बात तो किया है लेकिन दिया नहीं है, उसके आधे आधे की बात किया है लेकिन दिया नहीं है। तो v1 v2 के अलावा आंसर में कुछ नहीं होना चाहिए, ये समझते हैं। ओके, तो देखते हैं बाकी लोगों का 2v1, कई लोगों का आंसर सही था। एक मिनट देखते हैं, देखो ये बताओ एवरेज स्पीड क्या होता है, हमको बताओ एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, बोलो यही होता है। टोटल डिस्टेंस देख लो d है और टोटल टाइम t है। इससे मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं, यदि सही में d और t दिया होता तब तो यही आंसर था, लेकिन इसलिए आंसर नहीं है क्योंकि ना d दिया है ना t दिया है। दूसरा पॉइंट, पहले तो ये जानो कि ये d/2 दूरी है और ये भी d/2 दूरी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये t1 + t2 भी है। इस छोटे से क्वेश्चन से दुनिया की सारे क्वेश्चन की प्लानिंग सुनो।
छोटे से क्वेश्चन से दुनिया के सारे क्वेश्चन की प्लानिंग सुनो। यदि आप मेरी बातों को फॉलो कर लिए, रियली साइंस यही जो मैं आपको सिखाता हूं। इस पे मत जाना कि मैं एक क्वेश्चन पे इतना टाइम क्यों दे रहा हूं जो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे टाइम नहीं दे रहा हूं, तरीके पर दे रहा हूं, ताकि तुम कोई भी तरीका भी एक कठिन देने वाला हूं, ठीक है, लेकिन तरीका यही रहेगा। ओके, अब बताओ तो जरा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ T1? आधा डिस्टेंस बाय V1। व्हाट इज T2? आधा डिस्टेंस बाय V2। सॉल्व करने आता है क्या आप लोगों को? हाँ, सॉल्व करोगे तो मिलेगा 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2। डी कैंसिल हो जाएगा और यही आंसर है। हमें लगता है सभी लोग समझ गए होंगे। तो जिन लोगों का आ जाता है वो फोकस करके मेरी बात सुना करो, क्योंकि हमें पता है आप लोगों का कैसे आता है। आप लोगों का बस ऐसे ही आता है कि कभी किए रहते हैं या हल्का फुल्का किसी तरीके से आ जाता है, लेकिन उसी तरीके से कठिन क्वेश्चन आना चाहिए जो आपसे नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग में, परसेप्शन में, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ओके। सो हमें लगता है कि आप लोग सीख गए होंगे ये वैल्यू, और आगे बढ़ते हैं। जल्दी से एक और क्वेश्चन लिखिए, जल्दी से एक और क्वेश्चन। चाहे एक काम करते हैं, इसी में जनरल लिख दूं क्या? जनरल बता दूं? एक तो बॉक्स बना के जनरल बना लो ना। चलो जनरल बनाओ तो जरा तुम लोग। जनरल का मतलब मेरा ये है सेंस। देखो जनरल, देखो तो जरा जनरल। मान लो एक गाड़ी है, D1 V1 से चले, D2 V2 से चले, D3 V3 से चले, और DN VN से चले, तो क्या एवरेज स्पीड बता दोगे? बोलो। जनरल बात कर रहा हूं, जनरल बोलो, क्या एवरेज स्पीड इसका बता दोगे? फार्मूला क्या है बताओ? फार्मूला ये है, एवरेज स्पीड इज नथिंग बट total distance D1 plus D2 plus D3 and so on DN divided by total time taken T1 plus T2 plus T3 and so on TN। किस बात की प्रॉब्लम है? ये तो दिया था, क्या ये भी दिया था क्या? आंसर है नहीं दिया था। इसका मतलब ये रिजल्ट, ये फाइनल नहीं है, बल्कि ये आंसर है। D1 प्लस D2 प्लस D3 एंड सो ऑन DN डिवाइडेड बाई D1 बाई V1 प्लस D2 बाई V2 प्लस D3 बाई V3 एंड सो ऑन प्लस DN बाई VN। हमको लगता है समझ गए होंगे आप लोग। अब बताओ, क्या ये सब दिया था कि नहीं, और क्या पिछले वाले क्वेश्चन में 2 पार्ट के लिए यही किए थे कि नहीं? तो ये बात है। तो हम लोगों को जनरल ज्यादा सीखना है। ओके, जल्दी से एक और क्वेश्चन करो, तो फिर हम एक कठिन क्वेश्चन आपको थ्रो करें आपके ऊपर, फटाक से फेंकें, देखें कि चेक करें कि आप लोगों से होता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन लिखिए। तो एक और क्वेश्चन छोटा सा लिखो। अ कार इज कवर्ड some distance in half of the total time. A car is covered some distance in half of the total time with speed V1.
with speed v1 and remaining distance in next half time with speed v2 and remaining distance in next half time with speed v2, then find average speed. And remaining distance in next half time with speed v2, then find average speed. सभी लोग देखें, मैं फॉलो वही कर रहा हूं, भले ही क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन फॉलो मैं वही कर रहा हूं। ये है गाड़ी है, ये कुछ दूर चली, कुछ दूर और चली, स्पीड v1 रहा, बाद में स्पीड v2 हो गया। टाइम टोटल, यदि टोटल टाइम लगा हो इसका t, तो ये t/2 टाइम लगा है और ये भी t/2 टाइम लगा है। और इसको d1 डिस्टेंस मान लेते हैं, इसको d2, इसको d, सब मान लीजिए, जितना भी मानना है सब मानना है, सब मान लो, जो मानना है सब मान लो। और ये प्लानिंग को समझने की कोशिश करो जो मैं आपको समझाता हूं। तो एवरेज स्पीड हमसे कहा जा रहा है कि एवरेज स्पीड बताइए। हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। दिक्कत इस बात की है कि टोटल डिस्टेंस इस बार थोड़ा अलग अलग टाइप का है पर टोटल टाइम वही है। अब हमको बताओ, मैं थोड़ा लंबा कर दे रहा हूँ जानबूझ के ताकि तुम्हें बड़े क्वेश्चन की भी प्लानिंग हो जाए, नहीं तो इसको तो बहुत जल्दी किया जा सकता है, आप लोग किए भी हैं। कोई v1 से चले t/2 टाइम तक चले तो क्या करोगे? v1 गुणे t/2 करोगे। कोई v2 स्पीड से चले और t/2, चाल गुणे समय, स्पीड इनटू टाइम, सही है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t। फार्मूला चेंज नहीं हो रहा है और वही रह रहा है, ध्यान दो, ये आंसर है। बोलो, v1 प्लस v2/2। मैं मानने को तो बहुत कुछ अपने से मान लिया, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो उस टर्म में आया है जो क्वेश्चन में दिया गया है, v1 और v2। क्या इस बात से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है? बन रही है, भले ही क्वेश्चन आसान है। ओके, थोड़ा कठिन डिस्कशन करता हूं, देखता हूं कि कितने लोग जवाब दे पाते हैं। चलिए मेरी बात ध्यान से सुनना ना। ओके चलो, मैं अपने घर गया, मैं बनारस से गाजीपुर जमानिया बघरी गांव जो मेरा है, मैं अपने घर गया, यहां से 80 किलोमीटर है। मैं अपने घर गया, पहले मैं आधा दूरी v1 v2 से चला। सभी लोग मेरी बात सुने ध्यान से, सभी लोग मेरी बात सुने ध्यान से। देखता हूं कि आप लोग जवाब दे पाते हैं। मैं अपने घर गया, आधा दूरी 80 किलोमीटर मतलब 40 किलोमीटर, आधा दूरी v1 v2 से चला, तब v एवरेज v आया। जब आधा दूरी v1 v2 से चला और v1 नॉट इक्वल टू v2, आधा दूरी में v1 से v2 से चला तो एवरेज v आया। और जब मैं जितने देर में गया
उसका आधा टाइम जब V1 V2 से चला तो V एवरेज V डैश आया। बताना है कि V ग्रेटर देन V डैश, कि V लेस देन V डैश, कि V इक्वल्स टू V डैश। अरे और D कैन नॉट से। हमको लगता है क्वेश्चन समझ गए होंगे। फिर से क्वेश्चन सुनो। किसी और की जर्नी मान लो, चाहे मेरी ही मान लो। मैं अपने घर गया बनारस से गाजीपुर का मैं हूं, अभी बनारस में आप रह के पढ़ा रहा हूं आपको। तो आधा दूरी सेट किया और V1 V2 से गया। V1 नॉट इक्वल टू V2, अलग अलग, इसका मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। तो V1 V2 से गया तो जो एवरेज वेलोसिटी आई वो V आई, V। और जब मैं आधा टाइम V1 V2 से गया, आधा दूरी और आधा टाइम, अलग अलग केस, तब V डैश आया। बताना है कि कौन सा सही है, बताना है कौन सा सही है। ओके, कुछ लोगों का आंसर B आया है, कुछ लोगों का A आया है, कुछ लोगों का D आया है, बहुत सारे लोगों का B आ रहा है। मैं इसको करने जा रहा हूं। चलिए देखिए तो V की वैल्यू आखिर क्या है, याद करिए। 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2 है। और V डैश क्या है, अभी आज ही पढ़ाया हूं ना, V1 प्लस V2 है बाई 2। आधा अच्छा रटना नहीं है, कई लोगों का गलत हो गया था। कई लोग इसको बोल दिए थे पहले वाले में, V1 प्लस V2 बाई 2 एवरेज कब होता है, जब टाइम आधा होता है। इसीलिए कहा जाता है कोई फार्मूला रटना नहीं चाहिए। और वो भी तुम ये दोनों भी रट लोगे तो जब 3 इंटरवल होगा तो क्या करोगे, चीजें बदल जाएंगी तो क्या करोगे। इसीलिए फार्मूले ज्यादा नहीं रटना चाहिए। याद है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल पे ज्यादा फोकस करो। क्या ये बात हम लोग का ये हो चुका है? चलिए, यदि हो चुका है तो एक काम करते हैं, छोटा क्वेश्चन डेटा से दे दूं क्या? चलिए तो माना कि मैं अपने घर गया था, पहले रास्ता खराब था तो मैं 40 किलोमीटर पर आवर से गया, और जब रास्ता अच्छा मिला तो बहुत तेजी से भागा 60 किलोमीटर पर आवर से। मैं अलग से एग्जांपल ले रहा हूं, इसको भी एक क्वेश्चन मान सकते हो। मैं आधा दूरी 40 से गया और फिर आधा दूरी 60 से गया, 60 किलोमीटर पर आवर से। जल्दी से एवरेज स्पीड बताओ, जल्दी से सभी लोग, कम ऑन आंसर फास्ट, जल्दी। आधा दूरी में अपने घर 40 किलोमीटर पर आवर से गया और आधा दूरी 60 किलोमीटर पर आवर से गया। जल्दी से आंसर बताओ, मेरी एवरेज स्पीड कितनी है, जल्दी जल्दी बताओ, मेरी एवरेज स्पीड कितनी है। बता रहा हूं उत्कर्ष, मैं वही बता रहा हूं, उसी को बताने के लिए सब कर रहा हूं, उसी को बताने के लिए, तुम्हें फील कराने के लिए मैं सब बता रहा हूं ना। टेक्निकल आरके 50 नहीं आएगा भाई, 48 आएगा। क्या कर रहे हैं सब, बताओ ये कहां से आएगा? फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो तुम करो, प्लानिंग करो और आंसर आएगा और यही आएगा, ठीक है। तो क्या रखो यहां पर, 40 रखो, V1 40 रखो, V2 60 रखो, 40 रखो, 60 रखो, तुम्हें ये मिलेगा 48 किलोमीटर पर आवर मिलेगा, ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यदि मैं अपने घर गया, आधा टाइम 40 से चला और आधा टाइम 60 से चला, जल्दी से बताओ मेरा एवरेज स्पीड कितना है, जल्दी बताओ। 50 किलोमीटर पर आवर, बोलो।
आपको नहीं लग रहा है कि आंसर आ गया? एक जानते हो मैं क्या बताना चाह रहा था, एक एग्जाम्पल लेके। क्रॉस चेक सीखो आज, क्रॉस चेक। यदि सिंबल में ऑप्शन हो, सिंबल में क्वेश्चन हो, सिंबल में ऑप्शन हो, फटाक से जनरल वैल्यू 1 2 लेके 40 100 लेके 40 60 लेके 0 1 लेके इस तरह का भी करके फटाक से सॉल्व करो। 0 से हो सकता है गड़बड़ आ जाए तो फिर 1 2 इस तरह का ले लो, तो एक क्रॉस चेक वाला रहता है। अब हमको बताओ, देखने से क्या लग रहा है बताओ? ये सही है, बी आंसर सही है, बी सही है। अच्छा, तो एक तो मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूं कि सिंबल में क्वेश्चन हो, आपके सारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव हैं, सिंबल में क्वेश्चन हो तो क्रॉस चेक कैसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। दूसरा, यदि स्टेटमेंट दूं हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन इज लेस देन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये जो मीन का इनइक्वालिटी है, मीन का, वो मैथ्स में पढ़िएगा। यदि मैथ्स का यदि हम लोग ध्यान, बहुत सारे बच्चों का मैथ्स अच्छा होता है फिर भी उसको फिजिक्स में यूज नहीं कर पाते। रीजन, रिलेट करना इतना आसान नहीं होता। फिजिक्स इज अ रियल साइंस, रियलिटी, रियल लाइफ। एनीवे, तो इसको ऐसे भी सीखा जा सकता था। अच्छा, यदि V1 V2 बराबर हो जाए, मान लो V1 बराबर V2 हो जाए, तो पता है ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसीलिए हटा दिया था। यदि मैं अपने घर जाऊं और V1 V2 दोनों बराबर रहे, V ही V रहे, तो एवरेज भी V ही आएगा। तो एक बड़ा स्टेटमेंट फिजिक्स के लिए, ध्यान से मेरी बात सुनो, बड़ा स्टेटमेंट, बड़ा स्टेटमेंट दुनिया में, बड़ा स्टेटमेंट, दुनिया में कोई चीज कांस्टेंट हो, सेम रहे, तो उसका एवरेज वही रह जाता है, निकालने की जरूरत नहीं होती है। याद रहेगा? चलो, बड़ा स्टेटमेंट, दुनिया में कोई चीज कांस्टेंट हो, फोर्स कांस्टेंट हो, तो एवरेज वही रहेगा जो कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट हो, एवरेज वही रहेगा जो कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, एवरेज निकालना मत, वही भी जो कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट रहे, तो उस इंटरवल में जब तक कांस्टेंट रहे उसमें एवरेज वही रहता है। कोई बड़ी चीज नहीं बता रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना। एनीवे, हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे और स्टेटमेंट ये भी समझ रहे होंगे कि हार्मोनिक मीन इज लेस देन अरिथमेटिक मीन, ऐसे। तो ये भी आगे से ख्याल रखना, कहीं और भी यूज करना। बताओ, यदि हम लोग ये नहीं लिए होते और अरिथमेटिक, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक मीन का हमें आइडिया नहीं होता, इनइक्वालिटी का, तो भला हम लोग जवाब कैसे देते? इसीलिए बल्कि कई बार दिक्कत भी आती है जो पीएमटी बायो के बच्चे होते हैं, तो उनको क्योंकि इनइक्वालिटी पता नहीं होती है। एनीवे, जल्दी से अब बड़ा क्वेश्चन लो, अब बड़ा क्वेश्चन लो, जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, बड़ा क्वेश्चन लिखिए। A car is covered, लिखिए, a car is covered half of the total distance, लिखिए, a car is covered half, a car is covered half of the total distance, a car is covered half of the total distance with speed v1. A car is covered half of the total distance with speed v1. A car is covered half of the total distance with speed v1 and remaining half distance with speed v2 and v3, and remaining half distance with speed v2 and v3 in half of remaining time.
and next half distance with speed v2 and v3. In half of remaining time find average speed. फाइंड एवरेज स्पीड। ये रहा टफ क्वेश्चन जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। जल्दी से करके बताइए कि कितना आंसर आ रहा है। हम लोग देखेंगे। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे ना, ठीक है। अब देखो बात आ गई वही वाली प्लानिंग की बात आ गई। कहा जा रहा है कि एक गाड़ी है, कार है, हमसे कहा जा रहा है कि एक गाड़ी है, वो टोटल डिस्टेंस इसको चलना था d, जिसमें से आधा दूरी d/2 और ये आधा दूरी d/2। इसको तो उसने v1 से कवर किया, लेकिन इसको उसने कुछ अलग अलग कवर किया। यहां पे v2 से किया और इधर v3 से किया, ठीक है। माना कि ये टाइम t1 है और ये टाइम t2 है, ओके। जिन लोगों को कम समझ में आया, पता नहीं चला, उनके लिए क्वेश्चन ये था कि गाड़ी है, अपनी टोटल दूरी को आधा दूरी v1 से कवर किया है और अगला आधा दूरी v2 v3 से। लेकिन ये जो अगला आधा दूरी v2 v3 से कवर किया है उसके बारे में बताना जरूरी था। तो ये कह रहा है कि ये t2/2 टाइम में और ये भी t2/2 टाइम में, रिमेनिंग टाइम का आधा आधा, रिमेनिंग टाइम का आधा आधा। अब मैं दो सॉल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को, ओके। दो सॉल्यूशन। इसी तरीके से मैं जब आप लोगों को आगे पढ़ा रहूंगा NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, आप सरप्राइज करेंगे। एक एक क्वेश्चन को 5-5, 6-6 तरीके से बताऊंगा। दुनिया में कोई भी आपको 6 तरीका नहीं बता सकता। सारी पॉसिबिलिटीज, एक एक चीज आपको बड़ा मजा आएगा। और जो स्ट्राइक करेगा एग्जाम में सॉल्व कर लेना। और हर एक का अपना परसेप्शन होगा, साइंस का अपना कॉज एंड इफेक्ट होगा। एनीवे, एक तरीका तो ये है कि मैं सोचूं कि एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, भाई मेरे दिमाग में आ रहा है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ये देखो टाइम, अच्छा ये देखो क्या क्या माना हूं। d मैं अपने से माना हूं, t मैं अपने से माना हूं, t1 t2 अपने से माना हूं, कुल अपने से माना हूं। ये देखो देने के नाम पे तो v1 v2 v3 ही था और उसी में आंसर भी आना चाहिए। मैं ये सोच रहा हूं कि d/t1 + t2 हो जाओ। बोलो, अब ये हमको दिमाग में आ रहा है कि t1 को तो फटाक से लिख देंगे, दूरी बटा स्पीड, तो इसका हमें टेंशन नहीं है। ये तो मैं आधा दूरी बटा स्पीड लिख दूंगा, आ जाएगा। दिक्कत हमें t2 की है, हो गया। दिक्कत हमें किस बात की है? t2 की है। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। t2 के लिए मैं कुछ मेहनत करने जा रहा हूं। चाल गुणे समय, दूरी, नोटिस करने वाला पॉइंट देखो, ये आधा दूरी है, ये बचा हुआ आधा दूरी। चाल गुणे समय प्लस चाल गुणे समय, दूरी d/2 होगा कि नहीं? देखो, चाल गुणे समय, बचे हुए समय का आधा समय v2 से, क्वेश्चन पढ़ना, प्लस यही बचे हुए समय का आधा समय, अगला आधा समय v3 × t2/2 बराबर
बताओ टोटल चली गई चाल गुणे समय प्लस चाल गुणे समय, यही टोटल दूरी है कि नहीं? ये टोटल दूरी है d/2। जल्दी से बताओ t2 कितना आया? t2 आया, t2 कॉमन ले लेना, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें मिलेगा d/v2 प्लस v3 मिलेगा। क्या तुम लोग इसको यहां पे और इसको यहां पे रख सकते हो? बोलो, रखते ही आंसर आ जाएगा। क्या इसको तुम यहां पे और इसको यहां पे रख सकते हो? रखते ही आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा देख लो, देख लो कैसे आंसर आएगा। देखो आंसर बराबर, देखो यहां पर d/2v1 प्लस d/v2 प्लस v3। समझ में आ रहा है ये? और रिजल्ट आ गया 2v1 v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 2v1 प्लस v2 प्लस v3। यही आंसर है। एक तो ये है, दूसरा हमको लगता है कि आप लोग ये समझ गए होंगे, ऐसा मैं सोच पा रहा हूं। आप लोग यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर से इसी को रिपीट करके फिर से देख लेना। दूसरा, यदि बड़ा ध्यान से मेरी बात सुनना, सभी लोग मेरी बात सुनेंगे, सभी लोग मेरी बात सुनो। बताओ ये आधा आधा दूरी वाला है कि नहीं? ये आधा आधा दूरी, किसी भी चीज का एवरेज होता है, इसका मतलब इसका एवरेज आधा आधा टाइम वाला है। तो बताओ इसका एवरेज हमें मालूम है कि नहीं? मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका एवरेज मालूम है और इसका तो एवरेज v1 ही होगा और दूरी आधा आधा है। फार्मूला लगाओ 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, याद है? आधा आधा दूरी का फार्मूला क्या होता है? 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। तो 2v1 इंटू v2 की जगह देखो ये आधा दूरी वाला, आधा दूरी का एवरेज को हम लोग v2 मान रहे हैं। टू v1 v2 बाई v1 प्लस v2। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है? और ये भी आंसर है, लेकिन ये हर जगह तो चलेगा नहीं। यदि मैं d/3 दे दिया होता, d/3 और रिमेनिंग कर दिया होता तब नहीं चलेगा। इसका मतलब ठीक है अभी यूज हो गया, लेकिन फंडामेंटल से कभी भी हटना नहीं चाहिए, हमेशा फंडामेंटल। तो मैं कहूँगा ये फंडामेंटल है कि पिछला वाला? तो पिछला वाला फंडामेंटल था जो किया था, ये वाला फंडामेंटल नहीं। ये तो शॉर्टकट है क्योंकि हम लोगों को फार्मूला मालूम था, फटाक से कर लिए। एक और बात, लास्ट बात मैं कह के चलता हूं, अगले में फिर हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस और बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे। हाँ, क्या याद करो आधा आधा दूरी वाला जो मैं दिया था d/2, इसको लोग कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? कहते हैं एक आदमी अपने घर से ऑफिस गया v1 स्पीड से और वापस लौटा तो v2 स्पीड से। बताइए एवरेज स्पीड कितना था? आंसर है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, क्योंकि जाने में दूरी और आने में दूरी सेम ही होगी और v1 v2 है तो एवरेज स्पीड तो वही आएगा। तो कई बार हम लोग थोड़ा बदल के क्वेश्चन देते हैं, है ना? तो इसको भी आपको जानना चाहिए, थोड़ा बदल के। अब पता चला कि d/2 किए हैं
और आंसर मालूम है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। लेकिन जब कोई कहे कि एक आदमी घर से ऑफिस गया v1 से और आया v2 से, बताइए एवरेज स्पीड क्या हो, तो यही होगा। अब मान के करोगे भी तो भी आएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 ही आएगा। चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं और आगे फिर से आगे अपना परसेप्शन बनाते हैं। आज कई बातें डिस्कशन किया। हमेशा मैं हर क्लास में जो साइंस की मिस्ट्रीज हैं उसको मैं अनरावेल करूंगा, हमेशा अनवेल करूंगा। अब मतलब आप इस चीज का ख्याल रखिएगा। मैं पर्दा उठाता रहूंगा, चीजें बताता रहूंगा। आज स्ट्रेट लाइन सेगमेंट और कर्व के बारे में बताया, किस तरह से सॉफ्टवेयर जो डिजाइनिंग होती है उसमें इस एक्सपेरिमेंट करके देखा भी हूं। थैंक यू सो मच।